आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। आज हम बात कर रहे हैं उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जिसके पास हैं 26.7 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, 1.3 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। इतने बड़े फैन बेस के बावजूद एक दिन नोमान ने अपनी स्कैल्प पर बॉल्डनेस नोटिस की। चलिए सुनते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस फ्रॉम बिफोर सर्जरी टू द कंप्लीट प्रोसीजर और क्या सीक्रेट है उनकी अपकमिंग ट्रांसफॉर्मेशन का। हाय गाइस, नोमान दिस साइड। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं नोमान ऑफिशियल के नाम से। आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी मेरी यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। तो गाइस, जैसा आपको पता है मैं भी उम्रे पर गया हुआ था और सुन्नत के मुताबिक वहाँ पर हेड शेव होता है। तो मैंने हेड शेव कराया और अपना देखा कि मेरी हेयर लाइन ऊपर जा रही है। और ये देखकर तो मैं पागल हो गया, सच में पागल हो गया। किसी वक्त से पहले जब हेयर लाइन ऊपर जाती है ना तो इंसान का दिमाग घूम जाता है। तो मेरा भी वही हाल हुआ और मेरा दिमाग घूम गया। इतनी कम एज में मेरा हेयर लाइन ऊपर कैसे जा रही है, और लोग मुझे 30 या 32 साल का समझ रहे थे। तो मैं तो भाई पागल हो गया। फिर मैंने रिसर्च कर दी स्टार्ट हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और रिसर्च करते करते फिर मैं यहाँ क्यूएचटी क्लिनिक पर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने आज आ गया। और मैं काफ़ी मुतमईन हुआ यहाँ की फैसिलिटीज़ देखकर। और यहाँ की जो मैंने मेन चीज़ नोटिस की है, मैंने देखा है लोगों को उनकी हेयर लाइन प्रॉपरली अच्छे से नहीं बन पाती ट्रांसप्लांट के बाद। लेकिन मैंने जब यहाँ पर देखी वो चीज़, तो हेयर लाइन प्रॉपरली बहुत अच्छे से बनती है वो। और ये चीज़ बहुत ही कम लोगों को पता है, और ये चीज़ सबको मालूम होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फेस अकॉर्डिंग, फेस शेप के अकॉर्डिंग। जब तक आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग हेयर लाइन नहीं बनेगी तो आपकी ट्रांसप्लांट बेकार है। तो वही मैं कराना आया हूँ और इंशाल्लाह ज़रूर मेरी भी वैसे ही हेयर लाइन अच्छे से बनेगी जैसे और लोगों की बनी है। तो प्रोसीजर देखते हैं इंशाल्लाह कैसे रहता है। हेयर फॉल तो मेरा तकरीबन आप समझें 2023 से स्टार्ट हो गया था, मतलब 2022 के एंड से स्टार्ट हो गया था मेरा हेयर फॉल। बट मैंने सोचा, बहुत कोशिश किया, सारे ऑयल्स भी लगाए, सब कुछ ट्राई किया। लेकिन उसके बाद भी रोज़ जब मैं सुबह को उठता था तो मेरे बेड पर, मेरे पिलो के ऊपर इतने ढेर सारे मेरे बाल होते थे। और बाल बड़े थे तो ज़्यादा पता नहीं चलता था कि हेयर फॉल भी हो रहा है। लेकिन जब शेव हुआ तो पता चला कि हाँ सर, हमारा टकला जो है ऊपर जा चुका है। भाई मैं अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखता हूँ और मेरे वालिद साहब भी अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखते थे। तो उन्होंने हमेशा सिखाया है, जान है तो जहान है, अपना केयर करना ज़रूरी है। हेल्थ हो, बाल हो, आपकी बॉडी हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा अच्छा दिखना चाहिए। और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि मैं अपना वक्त से पहले ही चांद पहले से पहले देखूं। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो मुझे ये बाल बिल्कुल वापस चाहिए, गंजा नहीं होना भाई। क्योंकि जब तक आपके गुड लुक्स नहीं दिखेंगे कैमरे पर, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। और जैसा कि स्टार्टिंग से आप लोगों ने आपको देख रखा है ना, लोग आपको उसी तरह से पसंद करते हैं। अब आप चेंज हो जाओगे तो लोगों के लिए बोरिंग हो जाओगे, और जब बोरिंग हो जाओगे तो यार फिर किसको चाहिए यार। जब तक अच्छे दिख रहे हो तो चल रहे हो मार्केट में। तो मैं जब उम्रे पर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी उम्रे हो गए। और अल्लाह का बुलावा है ये तो, जब अल्लाह बुलाता है चले जाता हूँ। हमारी क्या मजाल, हम तो गुनहगार इंसान हैं। जब आका बुलाते हैं हम आका की राह में मोहब्बत में चल पड़ते हैं। जब मैंने हेड शेव कराया अपना, मेरा प्लान कोई नहीं था हेड शेव कराने का। मैंने सोचा था यार मैं हेयर फॉल तो हो ही रहा है थोड़ा बहुत, हेड शेव नहीं कराऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी हेयर लाइन इतनी ऊपर जा चुकी है और मेरे बाल मिड से भी कम हो चुके हैं। लेकिन जब मैंने हेड शेव कराया तो मेरा सर इतना ऊपर दिखने लगा और बिल्कुल चिकना हो दिखने लगा। मेरा फ्रेंड मुझसे बोला, तेरे बालों को क्या हो गया? तो भाई मेरी हार्ट बीट तेज होने लगी। मैं डेली ऐसे चेक करता था सर पर बाल मेरे आए नहीं आए, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि मैंने लोगों के केसेस सुने हैं, जब वो बोल्ड होते हैं तो उनके बाल नहीं आते कुछ कुछ लोगों के। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल नहीं आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब थोड़े थोड़े बाल आए, लेकिन हेयर लाइन जा चुकी थी बिल्कुल। तो मैंने उसी वक्त वहाँ से मक्का मुकर्रमा से रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। ट्रांसप्लांट क्या होता है, कैसे है, सब क्या करा जाता है, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या क्या होता है। मैंने तब से ही अपना रिसर्च करना चालू कर दिया। किसको बाल पसंद नहीं है, मोटा हो, पतला हो, कैसा भी हो यार। बाल जब तक ना हो ना सिर पर, इंसान कॉन्फिडेंट फील करता ही नहीं है। इंसान का बार बार हाथ सर पे जाता ही है बालों के लिए। अगर आप बाल नहीं अपने सही कराएंगे ना यार, तो मैं नहीं मानता कि आप अपने आप से प्यार करते हैं भाई।
अगर आपको अच्छा दिखना है तो बाल मैटर करते हैं और करते रहेंगे। आपको अपनी केयर करना पड़ेगी, चाहे बाल हो चाहे वो बॉडी हो। आपको अपनी हर चीज़ की केयर करना पड़ेगी। बिना केयर के आप बिल्कुल अधूरे हैं। पता है, अगर आप केयर नहीं करोगे किसी भी चीज़ की तो वो चीज़ देखो खराब होना होती है। आपको केयर करना ज़रूरी है। अगर आप जिम नहीं जाओगे ऑब्वियसली सी आप खाओगे ऑब्वियसली तो आप मोटे पड़ोगे, लेकिन जब जिम करोगे तभी तो फिट रहोगे ना। ऐसी बालों का भी है, अगर आप जब बाल कराने के बाद उसकी केयर नहीं करोगे तो बाल ऑब्वियसली खराब होंगे। अगर आप ट्रांसप्लांट भी नहीं करा रहे हो, आपके बाल सही हैं, आप वैक्स लगा रहे हो, हेयर स्प्रे लगा रहे हो, शैम्पू नहीं कर रहे, आपके बाल खराब है, मिट्टी धूल सब घुस रही है, तो बाल तो वैसे ही डैमेज हो जाएंगे। तब क्या करोगे आप? होम रेमेडीज मैंने सारी ट्राई कर ली, कुछ नहीं होता है। ये बात आज आप लिख कर रख लें। ये मुझसे एक शख्स ने बात कही थी पहले कि जाते हुए बाल कोई नहीं रोक सकता। ये मैं सबको फेक मानता हूँ। जितने एड्स आते हैं ना इंस्टाग्राम पर कि ये लगाओ बाल आ जाएंगे, बाल, भाई सब करके बैठ चुका हूँ मैं। और बाल, एक बाल का बाल भी नहीं उगता है। अगर आ भी जाते हैं ना वो सब बेबी हेयर होते हैं और वो बेबी हेयर चले जाते हैं। अब आप मेरे देखें यहाँ पर बेबी हेयर आ रहा है इस जगह थोड़े थोड़े, लेकिन मुझे पता है ये वापस चले जाएंगे क्योंकि बेबी हेयर जो आते हैं ना वो सब उड़ जाते हैं। उनके अंदर जान वगैरह कुछ नहीं होती बालों में। बालों के अंदर मेन जान होना चाहिए। जब जान होगी तो तभी बाल मजबूत होता है। मैं अपने माँ बाप का एक ही लौता लड़का हूँ और उनको पता है, मुझ पर ट्रस्ट है। जो नुमान करता है रिसर्च करके हर चीज़ करता है, वो कभी गलत चीज़ नहीं कर सकता और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ गलत करता भी नहीं। तो मैं हर चीज़ की पहले, कुछ भी काम करना होता है मैं सबसे पहले उस चीज़ की रिसर्च ही करता हूँ, तभी मैं वो स्टेप लेता हूँ। बिना स्टेप ऐसे में बिना रिसर्च किए किसी चीज़ की स्टेप नहीं लेता। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो रिसर्च करके आया हूँ, मैं इस जगह से मुतमईन हूँ तभी मैं आया हूँ, वरना मैं अपने आप से खिलवाड़ नहीं करूँगा। मेरे घर वाले बिल्कुल चिल रहे हैं, उनको मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, यही होता है। हाँ थोड़ा बहुत हुआ क्योंकि लोग कहते हैं अरे ये मत कराना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो यार, आप किसी भी फील्ड में कुछ भी काम करोगे, लोगों का काम है इस दुनिया में भड़काना। अगर आप अच्छे लगोगे, उसमें कामयाब हो जाओगे, तो वही चीज़ वो लोग भी करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, सबसे पहले फॉलो करेंगे। लेकिन जब तक आपने नहीं करी है उस पर वो कीड़े निकालते रहेंगे, तो उनकी बातों को ध्यान मत देना। आप उस चीज़, आपको अच्छा लग रहा है करो, बुरा होना ना होना उसके हाथ में है। जब तक वो ना चाहेगा तो नहीं होगा। वैसे भी तो आप बुरे लग रहे हो यार, अपनी केयर करना भी तो ज़रूरी है। जब अल्लाह ताला ने आपको ये खिदमत का मौका दे रखा है, इतनी इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी है, हर दौर के हिसाब से हर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तब के दौर के हिसाब में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आप जिस दौर में जी रहे हैं, जिस सेंचुरी में जी रहे हैं, उस सेंचुरी में वो जब टेक्नोलॉजी है तो उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए। और अपने इंडिया में आप सब कुछ अवेलेबल है, क्या बाहर जाना भाई। जब अल्हम्दुलिल्लाह सारे डॉक्टर्स, हर फैसिलिटीज़ इंडिया में अवेलेबल है। यहाँ से भी तो डॉक्टर्स बाहर ही जा रहे हैं करने के लिए, तो यहीं से क्यों ना कराओ जब यहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमारा हिंदुस्तान किसी से पीछे थोड़ी ना है। मैंने जब रिसर्च किया और पेजेस पर देखा कि क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में, और जब देखा मैंने तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी हाइजीनिक वगैरह सब कुछ अच्छा क्लीन, लेकिन मेरे दिमाग में डाउट ये भी था कि वहाँ जाकर भी वैसा होगा, कोई फ्रॉड स्कैम वगैरह तो नहीं होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया यहाँ पर और बहुत अच्छा हाइजीनिक है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि ट्रांसप्लांट के मामले में हाइजीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैटर करता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। सारा एकदम क्लीन, बिल्कुल हाइजीनिक है और बहुत अच्छे से वेलकम भी किया। लगता है कि यार सर में बाल इंजेक्ट होंगे, एनेस्थीसिया लगेगा और आप कुछ अवॉइड करना पड़ेगा, खाना पीना। अब देखो भाई, मैं फूडी हूँ, मैं जिम भी करता हूँ, लेकिन मैं फूडी हूँ, मैं डाइट वगैरह नहीं करता, लेकिन थोड़े बहुत चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, खाने पीने को। तो मैं उस चीज़ों को लेकर था, यार ये खाना नहीं पड़ेगा, यार अब वो खाना नहीं पड़ेगा, कुछ टाइम तक के लिए केयर करना पड़ेगी, अपने सिर की केयर करना पड़ेगी, धूल वगैरह नहीं जा सकती, पसीना नहीं आ सकता एक आध हफ्ते तक। तो उस चीज़ को थोड़ा कंसर्न था यार, मैं क्या करूँगा घर में पड़े पड़े। लेकिन फिर मैंने दिमाग में बिठा ला, यार एक हफ्ते की तो बात है, काट लेंगे एक हफ्ता, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर हम आराम से घूम भी तो सकते हैं ना, वो हेयर लाइन भी तो हमारी अच्छी आ जाएगी, फिर वो कॉन्फिडेंस और वो मज़ा ही तो अलग होगा ना। तो उसकी तो बात ही और है यार, उसके आगे एक हफ्ता क्या है, 10 दिन से ज़्यादा काट लेंगे। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा दोबारा, जो मेरे बाल जाने से जा चुका है। और वो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया है उसको लेकर, और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा दोबारा से, और हो सकता है डबल हो जाए, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होता। अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई है, और लेकिन अभी ग्राफ्स के बारे में बात नहीं हुई है। और
मेरे ग्राफ लगेंगे, बट अभी उन्होंने इतना नहीं बताया कितना लगेगा ग्राफ, और बाकी वगैरह मुझे बताया, मेरी ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सब चेक कर लेंगे, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। और अब थोड़ी देर में बस प्रोसीजर स्टार्ट होगा मेरे ट्रांसप्लांट का। और अब जो है मैं जा रहा हूँ ओटी के अंदर अपना ट्रांसप्लांट कराने के लिए। दुआ करना अच्छे से ट्रांसप्लांट हो, और फिर बहुत जल्द इंशाल्लाह आप मेरा रिजल्ट देखोगे। ये है हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जहां उन्होंने डिफ्यूज ग्रेड 4 बॉल्डनेस के काफी चैलेंजिंग सिम्टम्स फेस किए। इनकी हेयरलाइन और टेम्पल्स पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, साथ ही फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया भी नोटिसेबली डैमेज था। लेकिन एक इंकरेजिंग पॉइंट ये था कि उनका डोनर एरिया थिक, स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स से भरा हुआ था, जो किसी भी सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक परफेक्ट फाउंडेशन और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स इंश्योर करता है। आप भी बॉल्डनेस से बहुत ज्यादा स्ट्रेस और नेगेटिव फील कर रहे हैं तो हमें कमेंट करें या फिर हमारे एक्सपर्ट से अपने डाउट्स शेयर करें। स्कैल्प का डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद थरो हेड वॉश कराया गया ताकि स्कैल्प की डर्ट और एक्सेस ऑयल कंप्लीटली रिमूव हो जाए। फिर हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के फेशियल स्ट्रक्चर और बोन फ्रेम को ध्यान में रखते हुए कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की, जिसमें टेम्पल्स को नेचुरल कर्व के साथ शेप दिया गया ताकि फाइनल लुक परफेक्टली बैलेंस्ड और नेचुरल लगे। हेयरलाइन डिजाइनिंग एक ऐसी क्रिटिकल स्टेप है जहां आर्ट और मेडिकल साइंस का परफेक्ट बैलेंस जरूरी होता है, क्योंकि एक गलत एंगल या इनकरेक्ट डेंसिटी पूरे लुक को आर्टिफिशियल बना सकती है। इसी इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमारे पेशेंट ने अपने ट्रांसप्लांट से पहले एक्सटेंसिव रिसर्च और कंपैरिजन किया था। आइए अब देखते हैं पेशेंट का प्रोसीजर। हाय गाइस आज है हमारा 3rd डे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। कल जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट काफ़ी लेट हुआ था, और तकरीबन 10 से 12 घंटे लग चुके थे मेरे ट्रांसप्लांट को सर्जरी होते हुए। और मुझे पता नहीं था कि मैं पहले ट्रांसप्लांट के बाद क्या होगा, कैसा फील होगा, कैसा होगा। कभी किसी ने कुछ सुना था, किसी से कुछ सुना था, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब मैंने खुद पे मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो तब मुझे फील हुआ कि हाँ कैसा फील होता है। थोड़ा सा लो फील होता है, बट जब मैं सोकर उठा, और कल मेरी सर्जरी हुई और आज जब मैं सोकर उठा तो आई एम फीलिंग ग्रेट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फुली ऑन बिल्कुल फिट, ऐसा नहीं, थोड़ा सा लो भी हो रहा है। बट हाँ, जब मैं अपने दोस्तों के साथ आया, बाहर आउटिंग करने आया मैं, तो मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसे आउटिंग भी कर पाऊँगा और ऐसे चिल भी कर पाऊँगा, आराम से हंसी मजाक खाना पीना कर पाऊँगा दोस्तों के साथ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था। मैं तो ये सोच रहा था सर्जरी के बाद पता नहीं कितने दिन तक बेड रेस्ट करना होगा, घर के अंदर बंद रहना होगा, क्योंकि लोगों के मुँह से यही चीज़ सुनी थी मैंने। बट मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे आउटिंग वगैरह भी कर सकते हैं और घूम सकते हैं आराम से। बट हाँ, थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेने होंगे, जैसे सनलाइट से बचना होगा हमें, और धूल धानी से वगैरह बचना होगा। तो वो चीज़ तो हमें प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, बिकॉज ये सेंसिटिव एरिया होता है काफ़ी, सर जो होता है हमारा, तो हमें ये तो प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, इसकी केयर करना पड़ेगी। बट मुझे नहीं पता था इन प्रिकॉशंस लेने के बाद मैं ऐसे बाहर आ पाऊँगा, तो दैट फील्स ग्रेट। और कल जब मेरी सर्जरी हुई तो मैंने सोचा नहीं था कि मील्स वगैरह भी होंगी उसमें सर्जरी में। मुझे तो ये लगा था कि नॉन स्टॉप सर्जरी चलेगी, जैसा मुझे बताया गया था कि सर्जरी चलेगी, इतना आवर्स लगेंगे। लेकिन मैंने सोचा नहीं था। जब मैं वहाँ गया ओटी के अंदर तो मुझे पता चला कि जब भी मुझे कुछ परेशानी हो तो मैं फ़ौरन बोल सकता हूँ और फ़ौरन सब कुछ हो सकता है। मैं प्रॉपर, मेरे मील्स ब्रेक हुए, मैं वॉशरूम गया, जब मुझे जाना हुआ वॉशरूम, मैं सर्जरी को स्टॉप करके वॉशरूम भी गया। जब मुझे भूख लगी तो मेरे लिए खाना भी आया, मील भी आई, सारा हेल्दी डाइट आया, और हाइजीन का सारा पूरा ध्यान रखा गया है। एक चीज़ हाइजीन का ध्यान रखा गया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज़ है, अगर हाइजीनिक ना हो कुछ भी तो कुछ भी इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं। तो अगर आप कहीं पर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो आप ये चीज़ें प्रॉपर ज़रूर देखें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। किसी भी चीज़ के साथ दुनिया में खिलवाड़ कर लेना, लेकिन अपने जिस्म के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर वाले ने एक ही बार दिया गया होता है। इससे आप खिलवाड़ करोगे तो अपनी जान खो बैठोगे, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप अच्छी जगह कराएं ट्रांसप्लांट। जैसे मैंने QST क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांट किया, मैंने सारी रिसर्चेस की और देखा इसमें सब कुछ कैसा है। और हाँ, जैसा मैंने देखा ऑनलाइन वैसा उससे ज़्यादा ही मैंने पाया भी यहाँ पर।
बिकॉज इन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा, मेरी A to Z चीज़ों का, और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। तो गाइस मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि वो अपने ट्रांसप्लांट कराने टर्की जाते हैं और भी कुछ ज़्यादा प्लेसेस जाते हैं, मुझे इतना मालूम नहीं, बट वो मैंने देखा वो इंडिया के बाहर ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना। तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं जाऊँ और टर्की जाके एक्सप्लोर भी कर लूँ साथ में और अपना वहीं पे ट्रांसप्लांट कराऊँ। बट जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था और रिसर्च कर रहा था ट्रांसप्लांट के बारे में, तो मैंने अकाउंट देखा क्यूएसटी क्लिनिक का, और जब मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और ये लोग उसके साथ साथ प्रोवाइड भी करते हैं, फुल सर्विसेज देते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने सोचा नहीं था कि हरिद्वार जैसी जगह में इतना अच्छा कोई क्लिनिक भी हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, और इंडिया में ये पहला ही शायद ट्रांसप्लांट सर्विसेज मिल रही है आपको इतनी अच्छी क्यूएसटी क्लिनिक से कि आपको ट्रांसप्लांट के साथ साथ एक्सप्लोर भी कराया जाएगा जैसे लाइक टर्की वगैरह में होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आने वाला है और काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल एकदम। अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आएंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं आप सोच रहे होंगे मैं ट्रांसप्लांट के बाद ये कैप क्यों पहना हुआ हूँ, तो मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दूँ। ये कैप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर ट्रांसप्लांट। सो ये मेरी डॉक्टर से जब बात हुई, डॉक्टर ने मुझे बताया कि इस कैप को मैक्सिमम 2 या 3 हफ्ते इस कैप को हमें पहनना होगा ताकि हम उस डस्ट से, गंदगी से बचे रहें। सो मेरी ट्रांसप्लांट के बाद एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मेरे जल्दी से बाल ग्रो हों और जैसे मेरे 2-3 साल पहले मेरे बाल थे, मेरी हेयर लाइन थी, मेरी हेयर लाइन वैसी हो जाए। और अभी ट्रांसप्लांट से पहले जैसे मेरी आप लोगों ने हेयर लाइन देखी थी, वो काफ़ी ज़्यादा रिसीड हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा। वक्त के साथ साथ 1.5-2 साल में पता ही नहीं चला कि कितना सर ऊपर को जा चुका है। बट अब मैं होप कर रहा हूँ इंशाल्लाह मेरी हेयर लाइन वापस से वैसी आए और मेरे बाल वैसी डेंसिटी हो पूरी, और मैं वैसे ही अपने पुराने वाले लुक्स में आना चाहता हूँ। और तब तक के लिए आप इस चैनल पे ज़रूर जुड़े रहना, क्योंकि आपको पूरी मेरे बालों की जर्नी इस चैनल पे दिखने वाली है। आपको मेरी जर्नी दिखती रहेगी, पता चलता रहेगा कि मेरा ट्रांसप्लांट कैसे हुआ, उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर था और किस तरह से मेरे बालों की ग्रोथ हो रही है। पूरी मेरी आपको हेयर जर्नी दिख जाएगी इसी चैनल पर। बाय। हेयर लाइन में फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में प्लेस किया गया ताकि नेचुरल जिगजैग इफेक्ट क्रिएट हो और रिजल्ट्स बिल्कुल नेचुरल दिखें। सेम फॉलिकल्स को टेम्पल्स में भी इम्प्लांट किया गया जिससे कंप्लीट फेशियल फ्रेम अचीव हो पाए। फिर हमारे एक्सपर्ट्स ने फॉलिकल्स को जोन के नेचुरल ग्रोथ पैटर्न के अकॉर्डिंग इम्प्लांट किया जिससे एकदम रियलिस्टिक आउटकम अचीव हो पाए। फ्रंटल और हाफ मिड स्कैल्प एरिया में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए जिससे ओवरऑल वॉल्यूम और कवरेज एनहांस हो गई। इस पूरे सर्जरी में कुल 3700 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे। यही ग्राफ्ट्स उनके लुक को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने में की रोल प्ले करते हैं। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.